बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मॉडर्न फिज़िक्स के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि साइंटिस्ट जो क्लासिकल फ़िज़िक्स के ऊपर बिलीव करते थे वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम को या ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाली जो रेडिएशन का पैटर्न था उसको पर्टिकुलरली एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे। उसकी एक रीज़न ये थी कि वो क्लासिकल फ़िज़िक्स को यानी वो वेव को एक कंटिन्यूस यानी रेडिएशन को एक कंटिन्यूम कंसीडर करके रेडिएशन पैटर्न को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन प्लैंक्स ने जो आइडिया फ्लोट किया उस आइडिया की बेस पे आपने इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कम्प्लीटली जो है वो एक्सप्लेन कर दिया। हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के ऊपर जो है वो आपको बना के यहाँ पर शो किया गया। अब इसमें आप देखें कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उस वक़्त इसकी जो पीक है वो ऊपर की तरफ यानी वाई एक्सिस आपको इंटेंसिटी जो है वो ज़्यादा शो करता है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाली जो रेडिएशन है यानी टोटल एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करेगी। और दूसरी बात कि जिस वेवलेंथ के ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है यानी जिस वेवलेंथ के ऊपर ब्लैक बॉडी मैक्सिमम एनर्जी रेडिएट करता है वो वेवलेंथ टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि राइट साइड पे आप देखें ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में दो स्टार्स आपको शो किए गए हैं। ये एक ब्लू स्टार है और एक जो है ये येलो या ग्रीनिश जो है वो आपको स्टार दिखाई दे रहा है। तो अगर आप देखें ब्लू की वेवलेंथ शॉर्ट होती है और जो येलो है या ऑरेंज है उसकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्ग होती है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पर शॉर्टर वेवलेंथ एमिशन हो रही है ये हॉट स्टार है, इसका टेम्परेचर इस दूसरे स्टार के मुकाबले में ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमने थोड़ी सी जो डिस्कशन की थी वो मोड्स की डिस्कशन की थी कि जब रेडिएशन किसी भी जगह पे एक स्टैंडिंग वेव पैटर्न बनाती हैं तो उस वक़्त जो है आप देखते हैं कि दो वॉल्स के दरमियान यानी जिस कैविटी के अंदर जिस बॉडी के अंदर वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम आप ड्रॉ करना चाहते हैं उसकी कोई सी दो वॉल्स के दरमियान आप जो है वो स्टैंडिंग वेव्स के डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं जिनको स्टेशनरी वेव्स कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर सबसे ऊपर देखें ये फर्स्ट मोड जो है वहाँ पर मौजूद है। सेकेंड नंबर पर देखें ये सेकेंड मोड जो है वो मौजूद है। इसका मतलब है यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो हाफ हो गई है फर्स्ट के मुकाबले में, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो चुकी है। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर वेवलेंथ जो है वो 1/3 रह गई है फर्स्ट के मुकाबले में, लेकिन फ्रीक्वेंसी उसके मुकाबले में 3 गुना जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। नेक्स्ट, अब ये जो सिचुएशन थी इसको रिले जीन्स ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो क्लासिकल फ़िज़िक्स को जहन में रखा और क्लासिकल फ़िज़िक्स को जहन में रखते हुए ब्लैक बॉडी से एमिट होने वाली जो रेडिएशन है उसको एक मैथमेटिकल शक्ल जो है वो देने की कोशिश की। और ये एक फंक्शन यानी आई का मतलब है इंटेंसिटी फंक्शन, ये वेवलेंथ और टेम्परेचर पे जो है वो बेस कर रहा है। तो उसका फॉर्मूला जो रिले और जीन्स ने कंबाइंड निकाला वो है 2πc के डी यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, टी का मतलब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय लैम्डा रेज टू द पावर 4। अब ये जो फंक्शन है इंटेंसिटी का, इस इंटेंसिटी फंक्शन का अगर आप ग्राफ प्लॉट करें तो ये बिल्कुल यहाँ पर ये एक ब्राउनिश ग्राफ जो है वो उस तरह से दिखाया जा रहा है। लेकिन जो ब्लैक बॉडी का रेडिएशन स्पेक्ट्रम था वो असल रेडिएशन स्पेक्ट्रम तो ये ब्लू वाली लाइन जो है जो एक्सपेरिमेंटल डाटा शो कर रहा है वो ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिले जीन्स है इसका जो ग्राफ है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के साथ लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर तो जो है वो फिट होता है, लेकिन शॉर्टर वेवलेंथ यानी अगर फर्ज कर मैं यहाँ पर लैम्डा की जगह 0 पुट करूँ तो इंटेंसिटी इनफाइनाइट होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना तो फिजिकली पॉसिबल है ना एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल है कि किसी भी बॉडी से जो इंटेंसिटी
रेडिएशन की एमिशन है वो इनफाइनाइट हो जाए। इसका मतलब है एक्सपेरिमेंट अब ये शो कर रहे थे कि शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर जो इंटेंसिटी है वो ज़ीरो है, लेकिन रिले और जीन्स का ये जो फॉर्मूला है, जो उन्होंने क्लासिकल फिज़िक्स के लॉज को जहन में रखते हुए डेरिवेशन की, ये फॉर्मूला बिल्कुल ही ऑपोजिट कहानी शो कर रहा है कि यानी शॉर्टर वेवलेंथ पे इनफाइनाइट। अब शॉर्टर वेवलेंथ जो है वो अल्ट्रा वायलेट की होती है, यानी अगर आप देखें विजिबल से शॉर्ट वेवलेंथ जो है वो अल्ट्रा वायलेट की होगी, इसलिए उस ज़माने के साइंटिस्ट ने इस एनॉमली का नाम, यानी ये जो बेकायदगी इसके अंदर आई, उसका नाम अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफ जो है वो रख दिया। यानी शॉर्टर वेवलेंथ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। उसके बाद दूसरी सिचुएशन थी वीन। वीन ने एक फॉर्मूला तो वो दिया, लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इज इक्वल टू 2.898 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और मीटर केल्विन, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो मैक्सिमम रेडिएशन की एमिशन है वो किस वेवलेंथ के ऊपर होगी। लेकिन वीन ने दूसरा फॉर्मूला भी निकाला जो कि एक गैस के ऊपर बेस्ड है, यानी उसमें कोई डेरिवेशन इन्वॉल्व नहीं थी, और वो फार्मूला ये है, उसने इंटेंसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ एंड टाइम प्लॉट किया और उसका फार्मूला ये निकला 2hc² ओवर लैम्डा रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय e रेज टू द पावर -hc ओवर लैम्डा kBt। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को जब प्लॉट किया जाता है तो ये जो एक्सप्रेशन है ये वीन के एक्सप्रेशन के साथ शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर तो फिट बैठता है, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर ये फिट नहीं बैठता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि जो क्लासिकल फिजिसिस्ट थे उन्होंने दो अलग अलग फार्मूलाज तो ड्राइव किए, लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल कर्व के साथ लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर और दूसरा शॉर्टर वेवलेंथ के ऊपर जो है वो क्या करता था, मैच करता था, जो कि एक सिचुएशन ऐसी बन गई कि क्लासिकल फिजिसिस्ट इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब प्लैंक्स ने जब इस सिचुएशन को देखा तो उस प्लैंक ने जो है वो रेडिएशन एमिशन के फॉर्मूले को ड्राइव करने की कोशिश की, और जब उसने एक फार्मूला ड्राइव किया तो वो फार्मूला एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के साथ मैच करता था। अब प्लैंक्स की अजम्पशन क्या थी? प्लैंक्स की अजम्पशन ये थी कि कैविटी के अंदर, यानी जो ब्लैक बॉडी जहाँ से रेडिएशन की एमिशन हो रही है, उसके अंदर जितने भी एटम्स मौजूद हैं, हर एटम जो है वो एक ऑसिलेटर का रोल प्ले करता है। तो उसने कहा हर एटम एक छोटा सा एटॉमिक ऑसिलेटर है, यानी स्मॉल साइज का ऑसिलेटर है जो कि ऑसिलेट कर रहा है। दूसरे नंबर पे उसने ये कहा कि ये जो ऑसिलेटर्स हैं इनकी एनर्जी कंटिन्यूस नहीं है, यानी ऑसिलेटर की एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। अब क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि हर ऑसिलेटर की एनर्जी दूसरी ऑसिलेटर की एनर्जी से एक तो मुख्तलिफ होगी और बिल्कुल उसको पहचाना जा सकेगा, यानी उन दोनों के दरमियान एक वाज़ेह डिफरेंस होगा। और उसने ये कहा कि कैन हैव डिस्क्रीट वैल्यूज़। अब वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ का मतलब क्या है? तो उसने कहा किसी भी ऑसिलेटर की एनर्जी होगी E और सबस्क्रिप्ट में N, दैट इज इक्वल टू NHF। अब n की वैल्यू क्या है? n एक पॉजिटिव इंटीजर है और इसको उसने क्वांटम नंबर कहा, और h जो है वो एक कांस्टेंट है जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट बाद में कहा गया। तो अगर आप n की जगह यहाँ पर इंटीजर्स प्लेस करना शुरू कर दें, तो अगर आप n की जगह 0 पुट करेंगे तो एनर्जी आएगी 0। इसका मतलब है एटम ऑसिलेट नहीं कर रहा, वो एनर्जी एमिट नहीं कर रहा। अगर आप n की जगह 1, 2, 3, 4 पुट करते जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आती जाएगी HF, 2HF, 3HF, 4HF। ये चीज़ इंडिकेट कर रही है कि जो एनर्जी एमिशन है या एनर्जी अब्जॉर्प्शन है वो जंप्स के अंदर है। यानी अगर एक ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है HF और दूसरे ऑसिलेटर की एनर्जी है 2HF, तो पहले ऑसिलेटर को दूसरे ऑसिलेटर की एनर्जी गेन करने के लिए एक्स्ट्रा एक एनर्जी चाहिए जो इन दोनों ऑसिलेटर की एनर्जीज के दरमियान जो डिफरेंस है बिल्कुल उसके बराबर होगा। सिमिलरली 2HF और 3HF के दरमियान जो गैप है वो HF है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल लास्ट पे आप देखें बिटवीन टू कंसेक्टिव एनर्जी लेवल, एनर्जी एमिटेड और अब्जॉर्ब्ड जो कि E इज इक्वल टू HF है, ठीक है। यानी अगर आप 2HF में से HF सब्ट्रैक्ट करें या 3HF में से 2HF सब्ट्रैक्ट करें तो वो जो एनर्जी एमिटेड है या अब्जॉर्ब है वो HF है, उसको क्या कहा जाता है? क्वांटम ऑफ एनर्जी, यानी वो एनर्जी की सबसे स्मॉल अमाउंट है, यानी जिसको आप कह दें कि ये एक प्राइमरी एनर्जी लेवल है जिसको आप क्वांटम ऑफ एनर्जी कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ऑसिलेटर ने लो एनर्जी से हाई एनर्जी
स्टेट में जाना है, यानी HF से निकल के 3HF में जाना चाहता है, तो जितना इन दोनों के दरमियान गैप है उतनी एनर्जी उसको अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। या किसी ऑसिलेटर ने हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आना, यानी डाउनवर्ड ट्रांजिशन करनी है, जैसे लाइक 4HF से वो HF में आना चाहता है, तो 4HF और HF के दरमियान डिफरेंस देखें, जितना डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी वो क्या करेगा, अमिट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी डिफरेंस होगा दो स्टेट्स के दरमियान वही अब्जॉर्ब हो सकता है और वही जो है वो क्या हो सकता है, अमिट हो सकता है। लेकिन ये जो अब्जॉर्प्शन या अमिशन होगी ये कंटिन्यूअस वेव की शक्ल में नहीं होगी, वो एनर्जी के एक डिस्क्रीट पैकेट की शक्ल में होगी जिसको क्वांटम ऑफ रेडिएशन कहा जाएगा। अब यही वाली चीज़ आप देखें कि लेफ्ट साइड पे यहाँ पर हमने वो जो एनर्जी की स्टेट्स प्लॉट की हुई हैं, सबसे नीचे ज़ीरो एनर्जी स्टेट है, यानी जिसको ग्राउंड स्टेट आप कह सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट क्वांटम स्टेट जहाँ पर n की वैल्यू 1 है और एनर्जी है HF। सेकेंड क्वांटम स्टेट n की वैल्यू 2 और एनर्जी है 2HF। इस तरह से एनर्जी ऐसा ऐसा इंक्रीज करती जा रही है, लेकिन दो कंसेक्टिव एनर्जी लेवल के दरमियान जो गैप है वो एग्जैक्टली इक्वल है। तो इस सिचुएशन को उसने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करते हुए प्लैंक्स ने जो इंटेंसिटी का मैथमेटिकल रिलेशन ड्राइव किया वो था 2 पाई hc² ओवर λ5 मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर e रेज़ टू द पावर hc ओवर λkBT-1। अब इस मैथमेटिकल फंक्शन का जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो वो एग्जैक्टली हमारे मैथमेटिकल यानी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट और मैथमेटिकल रिजल्ट जो प्लैंक्स ने हासिल किए वो मैच कर गए। जो चीज़ ये इंडिकेट करती है कि प्लैंक्स की जो अजम्पशन थी वो हमारी प्रैक्टिकल सिचुएशन को एग्जैक्टली 100% कॉपी करती है। तो अब अगर आप देखें, सबसे पहले शॉर्टर वेवलेंथ पे देखें। शॉर्टर वेवलेंथ पे क्या होता है कि एट शॉर्टर वेवलेंथ देयर इज अ लार्ज सेपरेशन बिटवीन एनर्जी लेवल, क्योंकि जब लैम्डा की वैल्यू शॉर्ट होगी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू c ओवर लैम्डा। तो अगर शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब अगर फ्रीक्वेंसी यानी f की वैल्यू ज़्यादा है तो फर्स्ट एनर्जी लेवल और सेकंड एनर्जी लेवल यानी HF और 2HF के दरमियान जो गैप है वो भी ज़्यादा होगा। तो सेपरेशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स जो है वो क्या है, ज़्यादा है। अब जब सेपरेशन इतनी ज़्यादा है यानी इतने बड़े बड़े पैकेट या तो आपको अब्जॉर्ब करने पड़ेंगे या इतना ही बड़ा पैकेट आपको अमिट करना है हाई स्टेट से लो स्टेट में आने के लिए। तो इसका मतलब है उस वक्त जो एक्साइटेड स्टेट से डाउनवर्ड यानी नीचे वाली स्टेट में लो एनर्जी स्टेट में आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। अब ये जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, इंटेंसिटी में दो चीज़ें होती हैं। नंबर 1 के ऑसिलेटर जो है वो एनर्जी कितनी एमिट कर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ आते वक्त, और नंबर 2 ऑसिलेटर के जो रेडिएट करने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, कि यानी ऊपर से नीचे आने के चांसेस कितने हैं। तो यहाँ पर बेशक एनर्जी गैप ज़्यादा है दो कंसेक्टिव एनर्जी लेवल्स के दरमियान, लेकिन चांसेस बहुत कम है कि कोई भी ऑसिलेटर हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ ट्रांजिशन करेगा। इसलिए जो ओवरऑल इंटेंसिटी है उसकी जो आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है वो काफ़ी लो दिखाई दे रही है। अब हम लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ चलते हैं। लॉन्गर वेवलेंथ के ऊपर सेपरेशन तो बहुत स्मॉल है, क्योंकि जब वेवलेंथ लैम्डा की वैल्यू लार्ज हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू स्मॉल हो जाएगी। अब अगर आप देखें n=1 n=2 के दरमियान ये जो गैप है ये बहुत ही कम है, क्योंकि f बहुत स्मॉल है। इसका मतलब है कि अब जब भी ट्रांजिशन होगी तो उस ट्रांजिशन में जो एनर्जी एमिट होगी हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ आते हुए वो जो गैप है वो बहुत ही कम है, बहुत ही स्मॉल एनर्जी रेडिएट होगी। लेकिन आपको पता है कि लो एनर्जी स्टेट्स ज़्यादा फिल्ड होती हैं, ठीक है। तो जब लो एनर्जी स्टेट ज़्यादा फिल्ड हैं तो इसका मतलब है जो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो एट लॉन्ग वेवलेंथ देयर इज़ अ स्मॉल सेपरेशन बिटवीन एनर्जी लेवल्स लीडिंग टू अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्साइटेड स्टेट, यानी एक्साइटेड स्टेट काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि ग्राउंड स्टेट तो एक ही होती है, तो बाकी सारी जो है वो एक्साइटेड स्टेट कंसिडर होंगी। तो इसका मतलब है उस वक्त जो है वो डाउनवर्ड ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब आपने इंटेंसिटी निकालनी है तो उस वक्त फिर वही वाली चीज़ कि जो एक जंप में एनर्जी इमिट हो रही है वो लो एनर्जी है। तो इसका मतलब है
ट्रांजिशन की तादाद बेशक ज़्यादा हो गई है, लेकिन एनर्जी हर ट्रांजिशन में बहुत ही कम एमिट हो रही है, इसलिए नेट जो इंटेंसिटी रहेगी वो अभी भी स्मॉल रहेगी। लेकिन दरमियान में क्या होता है, ये वाली जो सिचुएशन है जहाँ पर ये पीक लेवल बन रहा है, यहाँ पर वेरी शॉर्ट और वेरी लॉन्ग के दरमियान में तकरीबन ऐसा होता है कि जब आप शॉर्ट वेवलेंथ से लॉन्ग वेवलेंथ की तरफ आ रहे थे, ये शॉर्ट वेवलेंथ थे, ये लॉन्ग, तो शॉर्ट से लॉन्ग की तरफ आते वक्त जो प्रोबेबिलिटी थी एक्साइटेड स्टेट की वो इंक्रीज़ कर रही थी। इसका मतलब है एक तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है, नंबर 2 यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा था, यहाँ पर एनर्जी गैप बहुत कम था, तो दरमियान में एनर्जी गैप जो है वो एक नॉमिनल एनर्जी गैप है। तो जब आप प्रोबेबिलिटी जो है वो भी कुछ ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, एक एवरेज वैल्यू के ऊपर मेंटेन्ड है, और जो एनर्जी एमिशन है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, एक नॉर्मल वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के ऊपर मेंटेन है, तो उस वक्त जो है ओवरऑल जो इंटेंसिटी एमिशन यानी जो एनर्जी एमिशन है वो काफ़ी लार्ज होगी। तो ये फिज़िकली हम इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, मैथमेटिकली प्लैंक्स ने अपने इस फार्मूले से इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ड्राइव किया, और इस फार्मूले की डेरिवेशन में जो 2 अजम्पशन उसकी थी वो ये थी कि हर एटम एक ऑसिलेटर की तरह बिहेव करता है, और दूसरे नंबर पे हर ऑसिलेटर की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। तो इन तमाम चीज़ों को जहन में रखते हुए प्लैंक्स ने इस एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के मसले को हल किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि उसने किस तरह से ये मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो हासिल किया। तो अपना ख्याल रखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।